हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम एनवायरमेंटल अवेयरनेस के कुछ टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब डिस्कस करेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट नाउ। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एनवायरमेंट के बारे में आपको इतना अवेयर होना चाहिए, बस इसी वजह से टॉपिक आपके सिलेबस में डाला है। नाउ एनवायरमेंट, व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट इज अ सम और टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस and influences that affect the development and life of all organism on the earth। तो उन सब कंडीशंस का और जो इन्फ्लुएंस करेगा किसे, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट और लाइफ को, ठीक है। लाइफ जीवन हो सकता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, उसका विकास होता है, ठीक है। उनकी कंडीशन सब का सम, उसे क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट बोल देते हैं। द वर्ड एनवायरमेंट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनवायरन विच मीन्स दैट द सराउंड। अब एनवायरनमेंट एनवायरन से निकला है। अब एनवायरन का मतलब होता है सराउंड, जो उसके घेर के रखता है चारों तरफ से। और नाउ इकोलॉजी, द वर्ड इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकेल इन 1869। तो जो इकोलॉजी वर्ड है, जर्मन बायोलॉजिस्ट ने पहली बार कॉइन किया था 1869 में, एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो कीप इन माइंड, ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया इकोलॉजी, जिसको जो ग्रीक वर्ड कौन सा, ऑइकोस, मीनिंग्स हाउस, जिसका मतलब है घर, ठीक है। तो ऑइकोस से डिराइव किया गया, वो जो कि ग्रीक वर्ड है, कौन भाई, इकोलॉजी, ये इकोलॉजी वर्ड। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। जो इकोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जो स्टडी डील्स करती है किसके बारे में, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित प्राणी है, और उसके आसपास का जो फिजिकल वातावरण है, ठीक है, जो आमतौर पर दिखता है, वो जो वातावरण है, उसके साथ किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी बोल देते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी किसकी स्टडी करती है भाई, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, राइट। बोथ आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, दोनों ही, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसका फिजिकल एनवायरनमेंट दोनों ही एक दूसरे से क्लोजली इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। जैसे कि continuous interaction so that any change in the environment has an effect on the living organism। अगर एनवायरनमेंट पे कोई इफेक्ट होगा, कोई बदलाव होता है एनवायरनमेंट के अंदर, कोई भी चेंज होता है, तो उसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इफेक्ट होगा, वो भी प्रभावित होंगे, और वाइस वर्सा ऑल्सो। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो अफेक्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वातावरण पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा उसका। नाउ फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी इज एग्नी ऑडम। इग्नी ऑडम जो फादर ऑफ इकोलॉजी माने जाते हैं वर्ल्ड के अंदर, बट इंडिया के अंदर जो फादर ऑफ इकोलॉजी है वो है रामदेव मिश्रा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी, सिंपल, तो आंसर विल बी रामदेव मिश्रा, ठीक है। इंडिया के अंदर रामदेव मिश्रा ही हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। अगर इंडियन किसी भी एग्जाम में जो कि इंडिया के लेवल पर, नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको आंसर दे देना होगा रामदेव मिश्रा, ठीक है। तो ये नाम नहीं देना है आपको, नाम ये ही हो गए हमारे रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट, इकोसिस्टम, एनी यूनिट ऑफ बायोसिस्टम दैट इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म विच फंक्शन टुगेदर, दैट इज बायोटिक कम्युनिटी इन अ गिवन एरिया where they interact with the physical environment is known as इकोसिस्टम। अब एक एनी यूनिट, बायोसिस्टम मतलब लिविंग बीइंग्स जहाँ रह रहे हैं, उनकी एक कोई भी यूनिट दैट इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनिज्म आते हो, जो आपस में अपना काम इजीली कर रहे हो, जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, उसे बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है। जो जीवित प्राणी का ग्रुप है उसे क्या बोलेंगे, बायोटिक कम्युनिटी बोलेंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रहे हैं और वो इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, मीन्स उसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रहेगा तो डेफिनेटली फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ तो इंटरेक्शन करेगा ही करेगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा, राइट। उसे क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। बट एक फिक्स एरिया है, ठीक है। वो एरिया बहुत बड़ा भी हो सकता है, वो एरिया बहुत स्मॉल भी हो सकता है, उसे क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम, ठीक है। मतलब बायोटिक कंपोनेंट अबायोटिक के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहा है ऑन ए गिवन एरिया, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम, उसे क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। नाउ इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट इन इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर एक फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम, एज इट कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक कम्युनिटी। अब बायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित प्राणी, एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट मतलब जिसके अंदर जीवन नहीं है, ठीक है, वो कंपोनेंट जैसे सोइल हो गई, एयर हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, फूड मटेरियल्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, अबायोटिक एनवायरनमेंट, जिसके अंदर बायोटिक और अबायोटिक दोनों
एनवायरनमेंट है और वो इकोलॉजी की ही एक यूनिट होगी, उसे इकोसिस्टम बोल रहे हैं हम। द लेटर हैज़ क्लोज इंटरेक्शन एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। अब लेटर हैज़ क्लोज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस, अगर लाइफ प्रोसेसेस, अगर जीवन के अंदर जो प्रोसेसेस हो रही, जो क्रियाएं हो रही हैं उसको मेंटेन रखना है, तो डेफिनेटली इंटरेक्शन होगी ही होगी लिविंग बींग्स की नॉन लिविंग के साथ। द इंटरेक्शन इज कनेक्टेड बाय एनर्जी फ्लो, जो ये इंटरेक्शन होते हैं वो एनर्जी फ्लो के साथ हो सकती है हमारे सिस्टम इकोसिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल जो प्लांट्स है वो सनलाइट की वजह से अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, और वो फूड मटेरियल कौन खा लेते हैं, कंज्यूमर खा लेते हैं, ठीक है, कंज्यूमर कंज्यूम कर लेते हैं, एनिमल ले लेते हैं। मीन्स टू से अगर सोलर एनर्जी है तो ही इकोसिस्टम एग्जिस्ट करने वाला है, अगर सोलर एनर्जी नहीं होगी तो इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। एंड साइक्लिंग ऑफ मटेरियल, दैट इज नेचुरल साइकिल, और मटेरियल की भी साइक्लिंग होती है, जैसे कि कार्बन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, वाटर साइकिल हो गया, बहुत तरीके के साइकिल्स होते हैं। मीन्स टू से जैसे कि नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म में अर्थ सरफेस से मिलती है, लिविंग बींग्स के अंदर मिलती है, फिर नॉन लिविंग के अंदर चले जाते हैं, तो इस तरीके से ये साइकिल चलते रहते हैं और एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है वन फॉर्म टू अनदर, किसके अंदर भाई, इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट, फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू द इकोसिस्टम इज द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट। अगर बायोलॉजी की तरफ से देखें तो कुछ कंस्टिट्यूएंट्स हैं इकोसिस्टम के, वो क्या हो गए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अगर इकोसिस्टम है तो वहाँ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होने वाले ही हैं। फॉर कार्बन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा, जो कि नेचुरल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, ह्यूमिक सब्सटेंसेस एक्सेट्रा, तो ये सब लिविंग बींग्स के अंदर मिलेंगे हमें, ठीक है, और नॉन लिविंग के अंदर भी मिल सकते हैं। एयर, वाटर एंड सबस्ट्रेट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द क्लाइमेटिक रेजिम एंड अदर फिजिकल फैक्टर, तो हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, और सबस्ट्रेट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में कोई अदर सब्सटेंस हो सकता है, एंड क्लाइमेटिक रेजिम जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, एंड अदर फिजिकल फैक्टर, कुछ अदर फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। नाउ प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट को बोलते हैं दैट आर नोन एज ऑटोट्रॉपिक और सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनिज्म। अब सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनिज्म इसलिए बोला जाता है इन्हें क्योंकि अपना भोजन खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, और इसीलिए इसे प्रोड्यूसर भी बोल देते हैं क्योंकि अपना जो फूड है वो खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट दैट कैन मैन्युफैक्चर फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वो ग्रीन प्लांट, वो हरे रंग के पौधे जो अपना भोजन बना लेते हैं किससे, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट, उसे क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स या फिर ऑटोट्रॉप बोल देंगे। नाउ हेटरोट्रॉपिक, अब हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं, दैट डिपेंड ऑन द अदर फॉर नरिशमेंट, अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं, वो लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। मेनली बैक्टीरिया इसके अंदर आता है, फंजाई आता है, एनिमल्स विच लाइव ऑन द अदर एनिमल ऑर्गेनिज्म, और पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर, जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, फिर किसी पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक बोल देते हैं। नाउ माइक्रो कंज्यूमर, कुछ स्मॉलेस्ट सब्सटेंसेस को, जिसका साइज बहुत छोटा, उसे कंज्यूम करने वाले। डिकम्पोजर्स जो मेनली डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है उसे उसके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को या फिर ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ तोड़ के सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। मेनली बैक्टीरिया होंगे इसके अंदर, फंजाई विच ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन डेड टिश्यू और बाय एब्जॉर्बिंग डिजोल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म। अब ये जो डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये एनर्जी ऑब्टेन करते हैं किससे भाई, जो डेड टिश्यू है, डेड टिश्यू का मतलब जो उतक मरे हुए हैं जीवित प्राणी की, ठीक है, मर जाता है व्यक्ति तो, या फिर एनिमल या फिर प्लांट कोई मर जाता है तो वहाँ पर डेड टिश्यू हो जाते हैं, तो उसके ऊपर लग जाते हैं भाई, वो उसे कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं बाय एब्जॉर्बिंग डिजोल्ड ऑर्गेनिक मैटर, या फिर कोई भी डिजोल्ड ऑर्गेनिक मैटर है उसे एब्जॉर्ब करेंगे जो कि प्लांट या अदर ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट कर रखा हुआ है, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर। वो करेंगे क्या, उनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे और वहाँ जो एनर्जी निकलेगी वो खुद क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। नेक्स्ट, the decomposers release inorganic nutrients that are utilized by producers. डिकम्पोजर रिलीज, जो भी डिकम्पोजर्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, दैट आर यूटिलाइज। अब जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो यूटिलाइज कर लिए जाते हैं, मतलब यूटिलाइज का मतलब कंज्यूम कर लिए जाते हैं, किसके द्वारा, प्रोड्यूसर यानी कि ग्रीन प्लांट उसे खा लेते हैं, ठीक है। तो ये साइकिल चलता रहता है। दे ऑल्सो सप्लाई फूड फॉर मैक्रो कंज्यूमर, वो मैक्रो कंज्यूमर को भी फूड सप्लाई करते हैं, और हेटरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म, और हेटरोट्रॉपिक यानी कि जो दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उनको भी क्या कर लेते हैं भाई, फूड सप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया, फंजाई होगी, एनिमल्स ऑफन एक्सक्रीट हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस दैट इनहिबिट और स्टिमुलेट अदर बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। कुछ बैक्टीरिया फंजाई या ऑफन ऐसे हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जो या तो जो बायोटिक कंपोनेंट, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इकोसिस्टम के अंदर, या तो उनकी ग्रोथ को बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे या फिर उन्हें स्टिमुलेट करेंगे और भी ज़्यादा ग्रोथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट,
इकोसिस्टम और ग्रासलैंड एंड पॉन्ड इकोसिस्टम। तो कुछ टाइप है ये इकोसिस्टम की, ग्रासलैंड एंड पॉन्ड इकोसिस्टम। देखो दिस इज द फिगर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब ग्रासलैंड के अंदर क्या होगा, सोइल है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ये रहा, ठीक है, वाटर हो सकता है यहाँ पर, फिर सोइल भी होगी, उसके अंदर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली होने ही है, उन्हें लिविंग कंपोनेंट बोल देंगे, फिर बायोटिक कंपोनेंट बोल देंगे। नाउ पेरेंट जियोलॉजिकल मटेरियल, अब जियोलॉजिकल मटेरियल भी होगा धरती के नीचे, ठीक है। तो ये ग्रास ग्रो करके भी, घास है ये छोटे वाला घास, ये बड़ी वाली घास, ऊपर से सनलाइट, सनलाइट क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट। यहाँ पर सोयल अबायोटिक कंपोनेंट, वाटर अबायोटिक कंपोनेंट, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोटिक कंपोनेंट वो रह रहे हैं, और ग्रास दैट इज ए बायोटिक कंपोनेंट, जीवित प्राणी है ये, ठीक है। तो इस तरीके से घास उगेगी और इस पूरे के पूरे सिस्टम को क्या बोल देंगे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, सिंपल। जो ये अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ है, जो कि ग्रास है, इसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक स्ट्रैटम। अब ऑटोट्रॉपिक क्यों बोला, क्योंकि ये अपना भोजन खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, नीचे वाला हेटरोट्रॉपिक स्ट्रैटम, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रह रहे हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, ग्रास। नाउ यहाँ पर है एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक से याद आता है एक्वा, एक्वा मीन्स वाटर, यानी कि ऐसा इकोसिस्टम जो पानी के, इसके अंदर क्या हो, पानी, पानी के अंदर ऐसा इकोसिस्टम। नाउ अब पानी के अंदर देखो, यहाँ कछुआ है, यहाँ पर मछली है, पानी है, यहाँ पर कुछ फोटोप्लैंक्टन हो सकते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट लाइक स्पीशीज हो सकती हैं, एल्गी हो सकती हैं, जो अर्थ सरफे जो वाटर के सरफेस के ऊपर तैर रही होती हैं, ठीक है। तो ऊपर से सनलाइट गिर रही है, जब जो फिश है वो क्या करेगी, मिनरल्स को वाटर से कंज्यूम कर लेगी, डिजोल्ड ऑक्सीजन वाटर से कंज्यूम करेगी और वाटर में रहेगी आसानी से। लेकिन वाटर तो अबायोटिक कंपोनेंट हो गया, और जो फिश है वो कैसे होगी, बायोटिक कंपोनेंट होगी, और दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, और जो हमारी फिश है, जो मछली है, वो आसानी से अपना जीवन यापन कर रही है इधर। तो इसीलिए ऐसा सिस्टम, दोनों के बीच में इंटरेक्शन बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के, तो इस इकोसिस्टम, और पानी है तो यहाँ तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में, फिर पॉन्ड इकोसिस्टम बोल देते हैं। नेक्स्ट, बायोम्स क्या होते हैं। बायोम इज अ वेरी लार्ज लैंड कम्युनिटी यूनिट वेयर द प्लांट स्पीशीज आर मोर और लेस यूनिफॉर्म। बायोम एक धरती का बहुत एक लार्ज लैंड कम्युनिटी धरती पर काफ़ी बड़ा पार्ट हो सकता है। वेयर लैंड प्लांट स्पीशीज आर मोर और लेस यूनिफॉर्म, जहाँ पर जो प्लांट स्पीशीज बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत कम भी हो सकती है, ठीक है, उसे बायोम्स बोल देंगे। इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर नेचुरल इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इकोलॉजी को किस तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, ये बेस है, बायोम के बेसिस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। द मेन बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड आर, तो कुछ बायोम्स दे रखे हैं वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर। तुंद्रा टेम्परेट, तुंद्रा बायोम हो सकता है, टेम्परेट कॉनिफेरस हो सकता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो सकते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड हो सकते हैं, ट्रॉपिकल सवना हो सकता है, डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो सकते हैं। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे क्या है, कहाँ है। द तुंद्रा बायोम इज इन द पोलर रीजन, तो याद रखना पोलर रीजन में होता है, नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड 60 डिग्री नॉर्थ में मिलता है सरफेस पे। इट इज कैरेक्टराइज बाय एब्सेंस ऑफ ट्री, जहाँ पर ट्री नहीं होते, बहुत बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं वो बहुत मतलब ना के बराबर होते हैं। ड्वार्फ प्लांट बहुत छोटे प्लांट होते हैं। यहाँ अपर ग्राउंड सरफेस विच इज़ वेट, जो ग्राउंड की अपर सरफेस है वो गीली मिलेगी, स्पंजी मिलेगी एंड रफ मिलेगी। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तुंद्रा बायोम की, ठीक है, जो कि पोलर रीजन में मिलते हैं। नेक्स्ट, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट। द बायोम कॉनिफेरस फॉरेस्ट अकर इन कोल्ड रीजन, तो ये बायोम कहाँ मिलता है, कोल्ड ठंडे इलाकों में, विद हाई रेनफॉल, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लॉन्ग विंटर्स, लंबे टाइम के लिए विंटर रहती है, एंड शॉर्ट समर, और गर्मी बहुत ही कम टाइम के लिए रहती है। नेक्स्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब ये बायोम कहाँ मिलता है, दीज आर हाई एल्टीट्यूड रीजन अबाउट 3000 टू 4000 मीटर, मतलब जो और जो सी लेवल से ऊंचाई है वो 3000 से 4000 मीटर की होनी चाहिए, और ऐसी जगह टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम मिलते हैं, मेनली हिमालयाज के अंदर मिलते हैं। हिल पाइन्स फिर और जूनिपर्स ट्रीज आर फाउंड, तो ये तीन टाइप के ट्री यहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम। अब टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम कहाँ, दिस टाइप ऑफ ग्रासलैंड अकर्स वेयर देयर इज ओनली 25 टू 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल पर ईयर। ऐसी जगह, ऐसा ग्रासलैंड जहाँ 25 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल हर साल, मतलब एक साल में नॉर्मली इतनी रेनफॉल होती है। Such grassland are found as tall grass prairies, short grass prairies of North America and also in South America, जो tall लंबी लंबी घासें मिलती है, छोटी छोटी घासें मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में। यहाँ पर ऐसे बायोम मिलते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड। स्टीपन्स ऑफ साउथ रसिया एंड एशिया, तो साउदर्न रसिया और एशिया के अंदर भी टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम मिलते हैं। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल सामना बायोम, दीज आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं। स्कैटर्ड ड्रोट रेजिस्टेंट ट्रीज,
आप ड्रॉट रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पर ड्रॉट वगैरह नहीं हो सकती, मतलब धरती ठीक ठाक होती हैं। दीज आर फाउंड इन ईस्टर्न अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में मिलते हैं। नाउ डेजर्ट बायोम, दीज आर फाउंड इन वेरी ड्राई एनवायरनमेंट। देखो डेजर्ट नाम से पता चल रहा है कि ये ड्राई एनवायरनमेंट में मिलते हैं। वे टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम वेरी हॉट टू वेरी कोल्ड, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा फिर बहुत ही कम होगा। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम क्या है, दीज अकर नियर द इक्वेटर। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम है वो इक्वेटर के नज़दीक मिलते हैं एंड ऑफर द मोस्ट डाइवर्स कम्युनिटी ऑन द अर्थ विद फेयरली हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर बहुत कम्युनिटी के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ मिलते हैं अर्थ सरफेस पे। फेयरली हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है वहाँ पर। द एनुअल ह्यूमिडिटी का मतलब नमी, टेम्परेचर मतलब तापमान। द एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 200 to 225 सेंटीमीटर। जो रेनफॉल है 200 से 225 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होनी चाहिए, वहीं ऐसा बायोम मिलेगा। हेयर वन फाइंड्स डेंस वेजिटेशन कंसिस्टिंग ऑफ टॉल ट्रीज कवर्ड विद क्रेपर्स एंड ऑर्चिड्स, न्यूमरस हर्ब्स एंड सर्ब्स। तो यहाँ पर बहुत ही डेंस वेजिटेशंस आपको मिलेंगी, बहुत ही नज़दीक नज़दीक पेड़ पौधे मिलेंगे छोटे छोटे, जिसके अंदर लंबे लंबे ट्री हो सकते हैं। वो ट्री कवर किया जाता है किसके द्वारा, क्रीपर्स के द्वारा, उनके ऊपर बेल वगैरह चढ़ी हुई मिलती हैं। न्यूमरस हर्ब्स होती हैं, सर्ब्स होती हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज अ हैबिटेट फॉर न्यूमरस वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। तो ये रेन फॉरेस्ट बहुत ही हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब घर है किसके लिए, बहुत सारे वर्टिब्रेट आपको मिलेंगे और इनवर्टिब्रेट आपको मिलेंगे, इसीलिए तो डाइवर्स कम्युनिटीज है और सरफेस के ऊपर किस कहाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम में। नाउ कुछ वर्ल्ड एनवायरमेंटल कैलेंडर है ये, तो कुछ डे आपको याद रखने हैं क्योंकि मे बी डे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है, 2 फरवरी को। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब होगा भाई, 21 को। वर्ल्ड डे फॉर वाटर कब होगा, 22 को। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब होगा, March 23 को। अर्थ डे April 22। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे May 22। एंटी टोबैको डे, इंपॉर्टेंट है टोबैको डे, May 31। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे June 5, पता ही होगा सबको। वर्ल्ड ओशियन डे June 8। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे July 11। ओजोन वीक यानी कि September 16 से 23 के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड कार फ्री डे September 22। ग्रीन कंज्यूमर डे September 28। वर्ल्ड फार्म एनिमल्स डे October 2। वर्ल्ड हैबिटेट डे October 3। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे October 4। वाइल्ड लाइफ वीक October 1 to 7। वर्ल्ड कंजर्वेशन डे October 24। इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन October 13। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी December 29। तो ये कुछ डेज थे, आपको लर्न कर लेने हैं भाई। नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के हम टाइप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, उनके नेचर के बेसिस पर वो नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है। ड्यूरेशन यानी कि टाइम पीरियड कितने लंबे टाइम के लिए वो एग्जिस्ट करेंगे। एंड साइज यानी कि स्मॉल एरिया पे है, बहुत लार्ज एरिया पे है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन नेचर तो नेचुरल इकोसिस्टम होगा। तो अगर नेचुरल इकोसिस्टम है तो डेफिनेटली बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, बिना किसी ह्यूमन इंटरप्शन के वो इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली बनेगा। फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड, तालाब हो गया, लेक हो गया, डेजर्ट, फॉरेस्ट और ओशन, सागर हो गए। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो मेंटेन किए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के द्वारा, उसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल गार्डन हो गया, एक्वेरियम अगर मछली पालन वगैरह करते हैं, छोटा सा एक्वेरियम। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब टाइम, टाइम पीरियड के बेसिस पर। फर्स्ट टाइम, टेम्परेरी इकोसिस्टम, ये बहुत ही कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। दे आर शॉर्ट लाइव्ड इकोसिस्टम दैट मे बी नेचुरल और मैन मेड। रेन फेड पॉन्ड हो सकता है, जो बारिश, जब बारिश आएगी तभी पॉन्ड बनेगा, अदरवाइज नहीं। कल्चरल प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ ग्रो कराने हैं, आपके हाथ में है। मैन मेड हो सकता है। परमानेंट इकोसिस्टम, दीज आर सेल्फ सपोर्टिंग इकोसिस्टम, या अपने आप इकोसिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम जो अपने आप ग्रो कर जाए और बहुत लंबे टाइम के लिए रहे, ठीक है, मेंटेन रहे, अपने आप को मेंटेन रखता है इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली। सेल्फ सपोर्टिंग इकोसिस्टम दैट मेंटेन देमसेल्व्स, जो अपने आप मेंटेन रखता है फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल लेक हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, एक्सेट्रा। नाउ बेस्ड ऑन साइज, मैंने बोला स्मॉल इकोसिस्टम और लार्ज इकोसिस्टम। स्मॉल इकोसिस्टम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोसिस्टम। फ्लावर पॉट हो गया, मतलब एक पॉट में आपने फ्लावर ग्रो करा दिया। वाटर इन ए डिस्क, एक डिस्क के अंदर पानी ले लिया, दैट इज ऑल्सो इकोसिस्टम। लार्ज इकोसिस्टम, वेरी लार्ज साइज इकोसिस्टम, उसे मैक्रो इकोसिस्टम बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओशन हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ हर जगह लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। और जहाँ लिविंग और नॉन लिविंग भी के पर्टिकुलर एरिया के अंदर इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोल देते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। नाउ अब ऑलरेडी हमने वैसे तो पढ़ लिया कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट होंगे और अबायोटिक कंपोनेंट होंगे, लेकिन वो बायोटिक और अबायोटिक में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे वो यहाँ पढ़ रहे हैं हम।
अबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग, मतलब जिसके अंदर जीवन नहीं है, ऐसे कंपोनेंट। बायोटिक मीन्स टू लिविंग बीइंग्स, जिसके अंदर जीवन है। अबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ना कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम एक्सेट्रा, ये सब हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेंगे, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड दीज आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ क्लाइमेटिक फैक्टर देख, लाइट हो गया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाटर एंड एडापिक फैक्टर। अब एडापिक फैक्टर किससे रिलेट करा, अभी सोयल हो गया, मिनरल हो गया, पीएच, पीएच पता है ना आपको, जिसकी पीएच ज़्यादा होती है मतलब बेसिक होते हैं, जिसकी पीएच कम होती है वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो पीएच होता है पोटेंशियल पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट बायोटिक कंपोनेंट, दैट इज अ लिविंग कंपोनेंट के अंदर कौन कौन से आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं, कंज्यूमर आते हैं, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कंज्यूमर पढ़ चुके हैं, डिकम्पोजर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर ऐसे ग्रीन प्लांट जो अपना भोजन, अपना जो फूड है खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज प्रोड्यूसर्स। इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी, कीप इन माइंड ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं। फ्री फ्लोटिंग ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन। अब फाइटोप्लैंक्टन किसे बोलते हैं, फ्री फ्लोटिंग ऑटोट्रॉपिक माइक्रो, ऐसे छोटे छोटे लिविंग बीइंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक नेचर के, अपना भोजन खुद बना लेते हैं, बट पानी की सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन बोल देते हैं। तो ये भी प्रोड्यूसर के अंदर आते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय देमसेल्व्स, सो कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉप और ऑटोट्रॉप्स। ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इसीलिए किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, इसलिए इसे फोटो ऑटोट्रॉप या फिर ऑटोट्रॉप्स भी बोल देते हैं। इन दिस वे दे यूटिलाइज सोलर एनर्जी, इस तरीके से सोलर एनर्जी यूटिलाइज करते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं किस में भाई, केमिकल एनर्जी में। किस में भाई, केमिकल एनर्जी में। वही केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हमें मिलती है। दीज प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड ट्रांसड्यूसर, से हम ट्रांसड्यूसर भी बोल देते हैं, क्योंकि एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। दैट्स व्हाई दिस प्रोड्यूसर्स और ग्रीन प्लांट्स और सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर आर कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट कंज्यूमर क्या होते हैं, सबको पता है, जो जो प्रोड्यूसर्स ने जो भोजन बनाया उसे कंज्यूम करने वाला भी कोई ना होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, कंज्यूमर्स बोल देंगे। दीज यूटिलाइज मटेरियल्स एंड एनर्जी स्टोर्ड बाय द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर्स मटेरियल बनाते हैं या फिर एनर्जी स्टोर की है, वो उन चीज़ों को यूटिलाइज कर लेते हैं, कौन, कंज्यूमर्स। एंड ऑल्सो टेक अदर ऑर्गेनिज्म, और कुछ अदर ऑर्गेनिज्म को भी खा सकते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज हेटरोट्रॉप, इसे हेटरोट्रॉप भी बोला जाता है। दीज आर मेनली एनिमल, इनमें मेनली एनिमल्स होते हैं। कंज्यूमर्स आर, तो कुछ टाइप के कंज्यूमर चेक करते हैं हम। फर्स्ट प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, जिसे हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, जो हर्ब्स को खाते हैं, ठीक है। दे फीड ऑन प्लांट, जो प्लांट को खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, एंड कन्वर्ट दैम इनटू एनिमल मैटर, और एनिमल मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। मीन्स टू से ऐसे एनिमल्स, ऐसे लिविंग बींग्स जो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट को खाते हैं, दैट इज उन्होंने प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, ग्रीन प्लांट या उस प्लांट प्रोडक्ट को। कैटल हो गया, डियर, गोट, रैट्स एंड ग्रास होपर, ये प्लांट्स को ही खाते हैं, एनिमल को नहीं खाते। सेकेंडरी और सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर। अब सेकेंडरी और सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर कौन होते हैं, जो प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर को खा लेते हैं, ठीक है। दीज इंक्लूड एनिमल, ये ऐसे एनिमल को इंक्लूड करते हैं विच फेड ऑन द फ्लैश ऑफ हर्बीवोर, जो हर्बीवोर को खाते हैं। हर्बीवोर्स कौन से हो गए भाई, for primary or first order consumer, that is cattle, deer, dog, rats, grasshopper, and are called primary carnivores और secondary consumer। इसे हम primary carnivores बोल सकते हैं या फिर secondary consumer बोल सकते हैं। carnivores तो primary है, कार्निवोर्स तो प्राइमरी है, कार्निवोर्स जो एनिमल को खाते हैं, और कंज्यूमर सेकेंडरी है। फॉर एग्जांपल कैट हो गया, डॉग हो गया, फॉक्स, फ्रॉग, स्मॉल फिश, राइट। नेक्स्ट टर्सरी और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, दीज आर लार्ज कार्निवोर, ये लार्ज कार्निवोर्स होते हैं, बड़े बड़े कार्निवोर्स होते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कार्निवोर्स और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स। इसे हम सेकेंडरी कार्निवोर्स या फिर थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स बोल देते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी इनको जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें खा लेते हैं। लार्ज फिश होगी, लार्ज फिश छोटे फिश को खा लेगा, वाटर बर्ड होगी ना, एक्वाटिक इकोसिस्टम। नाउ क्वार्टरनी और फोर्थ ऑर्डर इकोसिस्टम, सॉरी कंज्यूमर, दीज आर लार्जेस्ट कार्निवोर, सबसे बड़े कार्निवोर्स होते हैं जो अलग अलग लिविंग बींग्स को खा लेते हैं। विच फीड ऑन सेकेंडरी कार्निवोर्स, जो सेकेंडरी कार्निवोर्स को ऊपर फीड करते हैं, जिसे टर्सरी कंज्यूमर भी बोल देते हैं। एंड आर कॉल्ड टॉप कार्निवोर्स, इसे टॉप कार्निवोर्स बोल देते हैं। एग्जांपल लायंस हो गया, ईगल्स हो गई, शार्क, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा हो गया, ठीक है। तो
तो ये इनको खाते हैं। तो हमने कंज्यूमर्स भी कंप्लीट कर लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। नेक्स्ट पे डिकम्पोजर्स क्या होते हैं और रिड्यूसर्स। डिकम्पोजर मतलब डिकम्पोज कर लेते हैं लार्ज सब्सटेंसेस को, स्मॉल स्मॉल सब्सटेंस क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, सिंपल सब्सटेंसेस में। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्रोड्यूसर्स, और dead producers means to say dead plants, and consumer dead animals, their waste product, उनका waste product, and convert these dead materials into simple substances, और इन dead material को किसमें, simple substances में convert कर देते हैं। मतलब decomposer और reducer क्या करते हैं, जो भी dead producers हैं, मरे गले सड़े plant हैं, animals हैं, उन सब को खा लेते हैं, वो उनके लिए भोजन होता है, और उनके waste material को भी खा लेते हैं, उन्हें convert कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, ठीक है। उन्हें क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर्स या फिर रिड्यूसर्स बोल देंगे। डिकम्पोजर्स आर आल्सो कॉल्ड सैप्लोट्रोप, इन्हें सैप्लोट्रोप भी बोला जाता है। नाउ ओमनिवोर्स, एनिमल्स व्हिच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर कॉल्ड ओमनिवोर्स और डबल कंज्यूमर्स। ओमनिवोर्स वो एनिमल होते हैं जो प्लांट और एनिमल को खा लेते हैं, उसे डबल कंज्यूमर भी बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल क्रो हो गया, बियर हो गया, डॉग, कैट, ह्यूमन बींग्स भी ओमनिवोर्स हैं। नाउ पैरासाइट्स, अब पैरासाइट आपको पता होगा कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरी लिविंग बीइंग्स के ऊपर रहते हैं, उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं, उसे बोलते हैं पैरासाइट्स। These living organisms that live on or inside the body of other living organism to obtain their food, for example bacterium हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, टैपवॉर्म हो गया। डेट्रिटिवोर्स, डेट्रिटिवोरस, अब जो डेड मटेरियल को खा लेते हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड ऑन डेट्रिटस, दैट इज डेड रिमेन ऑफ प्लांट और एनिमल्स, जो एनिमल और प्लांट का जो डेड रिमेनिंग पार्ट है उसे खा लेते हैं, एंड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट, और बड़े-बड़े सब्सटेंसेस को छोटे-छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं, दैट कॉल्ड डेट्रिटिवोरस। उसे डेट्रिटिवोर्स और स्क्वेंजर्स बोल देते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म। नेक्स्ट, इकोसिस्टम। अब टाइप ऑफ इकोसिस्टम, वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से हम इकोसिस्टम को डिफाइन मतलब कैटेगराइज करेंगे वर्ल्ड के अंदर। इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड आर स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल हैबिटेट, प्रिंसिपल हैबिटेट के बेसिस पर हम इकोसिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। अमंग द एनवायरमेंटल सेगमेंट, लिथोस्फीयर, एनवायरमेंट के भी सेगमेंट है भाई, लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया। लिथोस्फीयर यानी कि सोइल वाला पार्ट, धरती का ऊपर वाला हिस्सा जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। हाइड्रोस्फीयर, पानी के अंदर जो रहने वाले हैं। आर द मेजर हैबिटेट, बहुत ही बड़े हैबिटेट है, मतलब रहने की जगह है फॉर वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, जो फ्लोरा और फौना के लिए अलग-अलग फ्लोरा मिलेंगे, अलग-अलग फौना मिलेंगे, उनके लिए काफ़ी मेजर हैबिटेट है, काफ़ी बड़ा घर समझो जहाँ पर ये रह सकते हैं। द फ्लोरा क्या होते हैं? फ्लोरा, फ्लोरा से याद करो फ्लोरा, फ्लोरा से आएगा दिमाग में फ्लावर। फ्लावर का मतलब फ्लावर कहाँ लगते हैं? प्लांट पे लगते हैं, ठीक है? मीन्स टू से इसके अंदर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स आएँगे, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स आए। फौना मतलब एनिमल, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आते हैं, ठीक है? तो इनके बेसिस पर हम इकोसिस्टम को फिर से डिवाइड कर सकते हैं इन द होल वर्ल्ड, ठीक है? लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। अब लैंड बेस्ड ऐसा इकोसिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ लैंड के ऊपर एग्जिस्ट करता है, मतलब लैंड टेरेस्ट्रियल, मतलब धरती के ऊपर रहने वाले। लैंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डिपेंड लार्जली ऑन क्लाइमेटिक एंड सोइल, तो क्लाइमेट, वातावरण की कंडीशंस एंड सोइल, मिट्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं। हायर प्लांट एंड एनिमल्स हैव इवॉल्वड ऑन द लैंड, लैंड के ऊपर ही बड़े-बड़े प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, उनका विकास हुआ है। फॉर एग्जांपल सीड प्लांट, ऐसे प्लांट जिसके अंदर बीज आता है। इंसेक्ट हो गए, वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स, वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट, ह्यूमन बीइंग्स भी वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स ही हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डोमिनेट ऑन लैंड नाउ, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लैंड के ऊपर ही रहते हैं। द मेजर टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ हर्बेसियस प्लांट्स, अब इस कम्युनिटी के अंदर हर्बेसियस प्लांट मिलते हैं आपको, सब्स मिलती हैं, ग्रास मिलती है, वुडी ट्रीज मिलते हैं, न्यूमरस इंसेक्ट्स मिलते हैं, आर्थ्रोपोड्स मिलते हैं, बर्ड्स मिलते हैं, ठीक है? किसके अंदर? लैंड बेस्ड इकोसिस्टम के अंदर। नेक्स्ट, मैराइन इकोसिस्टम। अब मैराइन इकोसिस्टम क्या होता है? ऑक्यूपाई 70% ऑफ अर्थ सरफेस, कीप इन माइंड 70% अर्थ सरफेस मैराइन इकोसिस्टम कवर किए हुए है अर्थ सरफेस का। ऑफरिंग हैबिटेट टू न्यूमरस प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट यहाँ मिलते हैं, मेनली एल्गी टाइप मिलते हैं। एनिमल्स लाइक जू प्लैंकटन हो गया, श्रिम्प्स हो गया, ऑयस्टर्स हो गए, फिशेस हो गए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो ये सब मैराइन इकोसिस्टम के अंदर मिलते हैं। दे सर्व एज अ सिंक फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ रन ऑफ एंड वेस्ट फ्रॉम द लैंड, मतलब मैराइन का मतलब जो लार्ज स्केल पर जहाँ वाटर है, ठीक है? और वहां पर जो वाटर है वो सोल्टी टाइप का है, ठीक है? तो जो दे सर्व एज अ सिंक, इस सिंक का काम करते हैं जहाँ पर लार्ज क्वांटिटी ऑफ रन ऑफ जो वेस्ट वाटर है वहाँ पर, और वेस्ट धरती के ऊपर से जो बहुत सारा वेस्ट है वहाँ हम क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं। मैराइन वाटर हैज ए हाई सोल्ट कंटेंट, मैराइन वाटर के अंदर सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, 3.5% बाई वेट होता है, एंड पुअर फर्टिलिटी, और बहुत ही कम फर्टिलिटी होती है ड्यू टू लैक ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रेट्स और फॉस्फेट बहुत कम होते हैं, लेकिन अदर सोल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है फ्रेश वाटर की कंपेरिजन
सारे जन में मैराइन लाइफ इज अबंडेंट नियर द शोर। तो मैराइन लाइफ कहाँ ज्यादा मिलेंगी? शोर पर। शोर का मतलब किनारे के ऊपर, समुद्र किनारा हो गया। एंड इन द कॉन्टिनेंट सेल्फ और कॉन्टिनेंटल सेल्फ के अंदर द स्पीशीज इंक्लूड कमर्शियल फिशेज, यहाँ पर फिशेज बहुत ज्यादा मिलेंगी। लार्ज सी मैमल्स लाइक व्हेल्स मिल सकती हैं, सील्स मिल सकती हैं। तो ठीक है, तो मैराइन इकोसिस्टम के अंदर मेनली यही ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। नेक्स्ट, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब जो इकोसिस्टम फ्रेश वाटर के अंदर है तो देखते हैं। फ्रेश वाटर बॉडीज पॉन्ड हो गई, तालाब, लेक्स, रिवर्स एंड स्प्रिंग, झरने हो गए, आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट भाई? नाइट्रेट हो सकते हैं, फॉस्फेट हो सकते हैं, एंड प्रोवाइड गुड हैबिटेट फॉर फाइटोप्लैंक्टन। और फाइटोप्लैंक्टन के लिए बहुत ही अच्छा हैबिटेट हमको प्रोवाइड करते हैं, जू प्लैंक्टन के लिए, एक्वाटिक प्लांट के लिए और फिशेस के लिए। हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। वेटलैंड इकोसिस्टम। अब वेटलैंड इकोसिस्टम नाम से चल रहा है ऐसा इकोसिस्टम जहां पर लैंड थोड़ी वैटी हो। वेटलैंड आर ट्रांजिशनल लैंड्स बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड इकोसिस्टम where water stand at 2.5 to 300 सेंटीमीटर during the most of the year। साल में लगभग 2.5 से 300 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पानी यहाँ रहे, वहां पर इकोसिस्टम वेटलैंड इकोसिस्टम एग्जिस्ट करेगा। दे इंक्लूड वैल्यूएबल नेचुरल इकोसिस्टम हार्बोरिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट। तो बहुत तरह के प्लांट मिलेंगे आपको यहाँ, एनिमल मिलेंगे, फिशेस मिलेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे। दे आर एट प्रेजेंट इन अ डेंजर ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एज इन द केस ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कोलकाता। दे आर प्रेजेंट, जो वेटलैंड इकोसिस्टम है वो डेंजर में है, खतरे में है रीजन, क्योंकि अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो वो एरिया है वहाँ पर घर बन जाते हैं, सिटीज बन जाते हैं, और जिसकी वजह से जो वेटलैंड इकोसिस्टम है उसे डिस्ट्रॉय मतलब खत्म हो रहा है। ठीक है, और ये मेनली देखा गया है ईस्टर्न पार्ट ऑफ कोलकाता के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, मैनग्रोव्स फॉरेस्ट बिटवीन लैंड एंड सी। एक ऐसा इकोसिस्टम जो फॉरेस्ट बिटवीन लैंड एंड सी, लैंड और सी के बीच जो फॉरेस्ट होगा वहां पाया जाता है। द मैंग्रोव्स आर इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट होते हैं। कम्युनिटीज इन टाइडल जोन्स की कम्युनिटी के अंदर, इक्वेटोरियल लाइंस के अंदर, ट्रॉपिकल ग्रो कोस्ट के पास पास। फॉर एग्जांपल सुंदरबंस इन द गंगेटिक एस्टुराइन डेल्टा। तो एस्टुराइन डेल्टा है यहाँ पर, सुंदरबन यहाँ मिलेंगे आपको। टचिंग बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल को टच किए हुए हैं। ऑफर इंपोर्टेंट मैंग्रोव्स, तो बहुत सारे इंपोर्टेंट मैंग्रोव्स मिलेंगे आपको इकोसिस्टम के। हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का घर है, इंक्लूडिंग रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर भी यही रहता किस इकोसिस्टम के अंदर? मैंग्रोव्स के अंदर। ये कहाँ है? सुंदरबन के। नाउ एंड ऑफ इंटरेस्टिंग प्लांट स्पीशीज, अलग अलग बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट स्पीशीज वहां पाई जाती है। नाउ सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट। अब इकोसिस्टम को किस तरीके से आप सस्टेन कर सकते हैं, उसे कंजर्व कर सकते हैं, बना के रख सकते हैं, ठीक है, वो चेक करेंगे अब यहाँ। द डेवलपिंग कंट्रीज फेस टुडे क्रिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फ्रंट। अगर हम इकोनॉमिक की बात करें और एनवायरमेंट की बात करें तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन डेवलपिंग कंट्री के पास फेस करनी पड़ रही है। वो क्रिटिकल सिचुएशन क्या है? फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ दे हैव टू गिव प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर। अगर उन्हें अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करानी है, तो उन्हें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी एग्रीकल्चर, यानी खेती करनी पड़ेगी। इंडस्ट्रियल बेसिस, इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी, बट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। बट एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं एनवायरनमेंट को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है, खराब कर रहे हैं, वातावरण को दूषित कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर्स और इंडस्ट्री हम बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ तो अच्छी हो रही है बट ह्यूमन हेल्थ बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रही है, प्रभावित हो रही है। द रिसोर्स बेस, अब रिसोर्स बेस ऑफ द वंस डिप्लीटेड, एक बार रिसोर्स डिप्लीट हो गया, सेट्स द चेन ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन व्हिच फाइनली वीकन्स द इकोनॉमी। तो हमारा एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बाद में कमजोर हो ही जाएगी। आर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रिमेन्स द कोर इशू। तो सबसे ज्यादा इशू क्या है भाई? हमारी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। और डेवलपमेंट पॉलिसी शुड बी सच दैट द इकोसिस्टम इज सस्टेनेबल। हमारी डेवलपमेंट पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए ताकि हमारा इकोसिस्टम बना रहे, सस्टेन रहे। इट ऑब्टेन द एलिमेंट ऑफ रिन्यूएबिलिटी, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो रिन्यूएबल हो, मतलब ऐसे सोर्सेज यूज करने चाहिए हमें मैक्सिमम, जिसे हम बार बार यूज कर सके, ठीक है, और वो खत्म ना हो बार बार यूज करने के बाद भी। दिस रिक्वायर्स साउंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी विच एंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द लॉन्ग रन। तो हमें इस तरीके से मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, तो जो डेवलपमेंट है बहुत लंबे टाइम तक होती रहे, सोशो इकोनॉमिक हो, मतलब ज़्यादा इकोनॉमिक ऊपर इफेक्ट पड़े भी ना, और हमारे एनवायरनमेंट को भी लॉस ना हो। द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोसिस्टम, आप कुछ कंपोनेंट हैं, इन कंपोनेंट को कंट्रोल कर लेंगे तो अब हम हमारे एनवायरनमेंट को या फिर हमारे इकोसिस्टम के डेवलपमेंट को सस्टेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, मतलब पॉपुलेशन को स्टेबल रखना, हमें न तो ज़्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए, नहीं कम होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग, मतलब
मतलब जो लैंड यूज़ करने वाले वो इंटीग्रेटेड तरीके से करने चाहिए। एक ही टाइम में बहुत कुछ हम क्या कर लें, लैंड का यूज़ कर लें। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी को भी कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल, हवा और पानी का जो प्रदूषण है उसी के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा हमें। अगर एयर एंड वाटर पॉल्यूशन होगा तो हमारा इकोसिस्टम फिर क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, सस्टेन नहीं रहेगा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ऐसे सोर्स एनर्जी के सोर्स यूज़ करने चाहिए जिसे हम बार-बार यूज़ कर लेते हैं और वो खत्म भी नहीं होते, दैट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट एंड रेसिड्यू, अब ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा वेस्ट हमारे वातावरण में इकट्ठा हो जाए जिसकी वजह से हमारा वातावरण दूषित हो जाएगा। अगेन सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, तो हम वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करके ना बार-बार यूज़ कर सकें। एनवायरमेंटल एजुकेशन अवेयरनेस एट ऑल लेवल, वातावरण की एजुकेशन शिक्षा हम सबको देनी चाहिए हम सबको। एंड अवेयरनेस एट ऑल लेवल, हर लेवल पर एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए भाई हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, एज पर द डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की जो डेफिनेशन है प्राइम मिनिस्टर DS ब्रुटलैंड नॉर्वे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है वो पढ़ लेते हैं। मीटिंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, हम अपने प्रेजेंट में जो हमें नीड है, जो हमें जरूरत है उसको पूरा करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। लेकिन ऐसा ना हो कि हम अपनी नीड को पूरा करते-करते जो फ्यूचर जनरेशन आएगी, वो उनकी नीड पूरी ना हो पाए, ठीक है? हम इस तरीके से अपनी नीड पूरी करें, मीन्स टू से उन रिसोर्सेज़ को इस तरीके से यूज़ करें जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो फ्यूचर जनरेशन आएगी वो भी यूज़ कर पाए, राइट? Nowadays, sustainable development is a keynote of many projects, but only few of them achieve sustainable growth. बहुत सारे सस्टेनेबल प्रोजेक्ट हमने अपनाए हैं, स्टार्ट किए हैं, बट उनमें से बहुत ही कम है जो सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव कर पाते हैं, ठीक है? नाउ ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पार्टिकुलरली बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो नेचुरल रिसोर्स को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है, मतलब यूज़ कर रही है सिंस 1970 इज़ अ फास्ट हेडिंग टुवर्ड अनसस्टेनेबल ग्रोथ एंड कोलैप्स ऑफ आवर लाइफ सपोर्ट बेस। तो 1970 के दशक में सबसे ज़्यादा अनसस्टेनेबल ग्रोथ हुई थी, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है कोलैप्स सी कर गई थी। In 1992, the UN Conference on Environment and Development (UNCED) was held at Rio de Janeiro, ब्राज़ील के अंदर हुआ था। The Rio Declarations on Agenda 21 adopt a global program, तो ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में प्रोग्राम हुए थे जिसके अंदर 21 एजेंडा थे ऑफ एक्शन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सोशल सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 21st सेंचुरी। तो यहाँ पर कुछ एजेंडा रखे गए थे इन सबको ध्यान में रखते हुए। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, सस्टेनेबल इकोसिस्टम के, वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सेम है, देखते हैं। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, हमारी पॉपुलेशन स्टेबल होनी चाहिए, जो ग्रोथ रेट है बिलो 0.5% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी हमारी जो पॉपुलेशन है स्टेबल रहेगी। इंटीग्रेटेड लैंड यूज़ प्लानिंग, हम लैंड को प्लानिंग के साथ यूज़ करें, ऐसा नहीं है वो हर कोई अपने-अपने अलग-अलग तरीके से यूज़ कर रहा है और हमारे इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, तो डायवर्सिटी तो है ही लिविंग अर्थ सरफेस पे अलग-अलग लिविंग बीइंग्स अलग-अलग टाइप के अलग-अलग जगह मिलते हैं, तो उन्हें भी कंज़र्व करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे हमारी जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब नहीं होती। अगर फूड चेन डिस्टर्ब नहीं होती तो डेफिनिटली हमारा इकोसिस्टम ही बना रहेगा। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल, हवा और पानी के पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना चाहिए, इवन सॉइल पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर लेना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ही मैक्सिमम यूज़ करने चाहिए, जिसे हम बार-बार यूज़ करते हैं और वो खत्म भी ना हो और जिससे हमारे वातावरण को कोई नुकसान भी ना हो। रिसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट, वेस्ट को रिसाइकिल करो, जो भी बचे हुए रेसिड्यू हैं उन्हें भी रिसाइकिल करेंगे। एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस एट ऑल, तो हर लेवल पर एनवायरनमेंट की एजुकेशन और अवेयरनेस उसके बारे में पता होनी चाहिए, बतानी चाहिए हमें, डिस्कस करना चाहिए। ओके गाइस, आज की क्लास में हमने ये सब टॉपिक डिस्कस किए, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है